जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के मैदानों के विषय में। पूरी पृथ्वी पर ऐसे भूभाग जो प्रायः चौरस होते हैं, जिनमें ऊपर उठाव की गुंजाइश कम होती है, लगभग समतल होते हैं, जिनको ऐसे समतलीय भागों को हम मैदान कहते हैं। इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 200 से 300 मीटर आमतौर पर पाई जाती है। तो ऐसे ही समतल मैदान पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं, और अगर हम पूरी दुनिया की चर्चा करें तो पूरे विश्व में ऐसा मैदान जो सबसे बड़ा मैदान है वो रसिया में है वर्तमान में, येनिसी नदी के किनारे। एक येनिसी नदी है, ये नदी रशिया में है और इस नदी के किनारे विश्व का सबसे बड़ा मैदान पाया जाता है। वो सबसे बड़ा मैदान येनिसी का मैदान कहलाता है, येनिसी प्लेन के नाम से जाना जाता है। और इस मैदान का क्षेत्रफल 30 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है। 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर प्लेन ऑफ येनिसी के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है जो रशिया में है। विद्यार्थियों, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान कौन सा है, फर्टाइल प्लेन कौन सा है दुनिया का, तो वो है हवांगो नदी यानी येलो रिवर जो चाइना में है, उसका मैदान। ये दुनिया का सबसे बड़ा फर्टाइल मैदान है, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी है उस मैदान की। ये मैदान के आधार पर सबसे उपजाऊपन के आधार पर सबसे बड़ा मैदान है। येनिसी नदी का मैदान इतना उपजाऊ नहीं है, लेकिन चूंकि वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा मैदान, तो आपको येनिसी नदी का मैदान बोलना है। और अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान, तो आपको हवांगहो नदी, हवांगहो नाम है नदी का, हवांगहो, हवांगहो, इसी को येलो रिवर भी कहते हैं, पीली नदी, पीली नदी या येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। ये चाइना में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान बनाती है, जिसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान है। 30 लाख वर्ग किलोमीटर येनिसी नदी का और 5 लाख वर्ग किलोमीटर हवांगो का मैदान है। ये विश्व का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान है। ऐसा ही एक उपजाऊ मैदान भारत में है, जिसे गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। दूसरे शब्दों में गंगा यमुना दोआब के नाम से जाना जाता है। गंगा यमुना दोआब का नाम क्या है बताइए, हम पढ़ चुके हैं। गंगा यमुना दोआब को क्या कहते हैं, पुराने बच्चे बताएं। सेंट्रल प्रोविंस दोआब के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल प्रोविंस दोआब, हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रांत दोआब। इसका क्षेत्रफल 60,000 वर्ग किलोमीटर है। 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है गंगा और यमुना के बीच का मैदान। उसे गंगा यमुना का दोआब कहते हैं। दो आब का मतलब होता है, आब माने पानी, दो नदियों के बीच का भाग या दो पानी की धाराओं के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। तो भारत में गंगा यमुना का दोआब सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है पूरे भारत की। तो जितने भी ऐसे मैदान हैं जो बहुत फर्टाइल हैं, वो नदियों के किनारे ही पाए जाते हैं। अगर हम इस आधार पर कि इनका निर्माण कैसे हुआ, इन मैदानों का, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, अगर हम निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बात करें
On the basis of construction process, there are three types of plans. नंबर 1 संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल प्लान। नंबर 2 होता है अपरदनात्मक यानी इरोजनल प्लान। और नंबर 3 होता है निक्षेपणात्मक यानी डिपोजिशनल प्लान या डिपोजिशन से बने प्लान। तो सीधी सी बात है, प्लान का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले जितने भी मैदान बने उनको कहा जाता है वो सारे के सारे कैसे बने, वो संरचना में परिवर्तन के कारण बने, इसलिए संरचनात्मक प्लान कहलाए। तो क्या हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ? तो हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर बहुत सारी भूगर्भिक हलचलें होती हैं और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि दो प्लेटें आपस में या तो टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं। इसी प्रोसेस में एक समय ऐसा हुआ जब कभी कोई भाग ऊपर उठ गया और कोई भाग नीचे धंस गया। तो जब नीचे भाग धंस गया उसमें भी मैदान बने और जो भाग ऊपर उठ गया उससे भी मैदान बने। ऐसा कैसे हो गया? अंग्रेजी में कहते हैं उठे हुए भाग को इमरजेंस, धंसे हुए भाग को सबमर्जेंस। तो इमरजेंस और सबमर्जेंस इन दोनों गतिविधियों से मैदान बने। कैसे बने? जो भूभाग जमीन के अंदर धंस गए वहाँ समुद्री तलछट इकट्ठे होते चले गए, यानी समुद्र से के साथ जो गाद वगैरह बहकर आ रही थी वो उस धंसे हुए भाग में इकट्ठी होती चली गई और इतनी मात्रा में इकट्ठी हो गई कि धीरे धीरे उसने वहाँ से पानी को विस्थापित कर दिया और एक मैदान का रूप ले लिया। कालांतर में जब वहाँ का पूरा पानी हट गया तो वो एक मैदान कहलाए। ऐसे मैदानों को संरचनात्मक मैदान कहा जाता है। तो ये जो संरचनात्मक मैदान है ये कैसे बने? जमीन के धंसने से, इसलिए इन्हें सबमर्जेंस स्ट्रक्चरल प्लान के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहते हैं निमंजन से बने। निमंजन यानी जमीन का धंसना, ये निमंजन है, और जमीन का उठना ये उन्मंजन है। ऊपर उठना उन्मंजन, इंग्लिश में कहते हैं इमरजेंस। नीचे धंसना सबमर्जेंस, इसको निमंजन कहते हैं। नीचे धंसना निमंजन, ऊपर उठना उन्मंजन। इन्हीं को इमरजेंस और सबमर्जेंस के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। तो दो प्रकार के स्ट्रक्चरल प्लान होते हैं जो या तो जमीन के धंसने से बने या जमीन के उठने से बने। समुद्र के अंदर की कोई भूमि जो कभी समुद्र इस तरह से हुआ करता था, ऐसा बॉटम में था, कभी बीच की भूमि ऊपर उठ गई पूरी, और अगर ऊपर उठ के इसने मैदान का रूप ले लिया तो इमरजेंस से बने मैदान कहलाए। तो ये भी स्ट्रक्चरल मैदान का उदाहरण है। तो इस तरह से समुद्री भूमि का ऊपर उठने या नीचे धंसने से, और ऐसा क्यों हुआ? पटल विरूपण क्रियाओं के माध्यम से। जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज आए अंदर से, उनके माध्यम से लगातार ऐसी क्रियाएं होती चली गई। डायस्ट्रॉफिक फोर्स कहते हैं इनको, पटल विरूपण बल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्स। तो डायस्ट्रॉफिक फोर्स जो होते हैं उन्होंने लगातार समुद्र को ऊपर उठाया और ऊपर उठते उठते वो मैदान में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से जो भी मैदान बने उन्हें स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक मैदान कहा जाता है। इसके बाद दूसरे प्रकार के मैदान इरोजनल यानी अपरदनात्मक मैदान। अपरदनात्मक मतलब होता है वेदरिंग और आपके इरोजन से बने मैदान। हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर हैं लगातार इनका इरोजन होता रहता है, लगातार ये इरोजन होता रहता है, लगातार वेदरिंग होती रहती है। वेदरिंग का मतलब होता है टेम्परेचर का कम ज़्यादा होने से ऊपर की लेयर का ढीला पड़ जाना। जब टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो इंसान की भी लेयर ढीली पड़ जाती है, फिर निर्जीव की तो बात ही क्या है। होता है कि नहीं? अभी बाहर निकलते हो तो क्या होता है, एकदम से ऐसा लगता है जैसे आग जल रही है। शरीर कैसा पड़ने लगता है, लूज़ होने लगता है गर्मी के कारण। और जब सर्दियां आती हैं तो स्किन सिकुड़ जाती है, टाइट हो जाती है स्किन, और टाइट होने के कारण स्किन में अजीब तरह के ईचिंग होना शुरू हो जाती है। सर्दी में ईचिंग होती है सिकुड़ने से, और गर्मियों में ईचिंग होती है फैलने से। सेम यही क्रिया बाहरी चट्टानों में भी पाई जाती है। तो चट्टानों में भी या पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जितने स्वरूप हैं उनमें भी इस तरह का लगातार एक वेदरिंग होती है, उससे ऊपर की लेयर लूज़ हो जाती है। फिर आगे चलकर ऐसी गतिविधियां होती हैं बहते हुए पानी द्वारा, अथवा बहती हुई तेज़ हवाओं द्वारा, अथवा हिमानियों के घर्षण से वो ऊपर की लेयर निकल जाती है।
और निकल के वो बाहर चली जाती है। नतीजा क्या होता है कि उठे हुए मैदान, तो उठे हुए जो क्षेत्र हैं वो छट जाते हैं, उनके ऊपर से छटनी हो जाती है और छटनी होके वो प्लेन बन जाते हैं। अथवा क्या होता है कि लगातार मटेरियल बहता चला जाता है और बहने के साथ जो मटेरियल आगे बढ़ता है वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है, तो डिपॉजिट होकर वहाँ मैदान बन जाते हैं। तो इस तरह से दो प्रकार के ये मैदान और पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि लगातार नदियों द्वारा जब किसी भूमि का अपर्दन किया जाता है, लगातार भूमि के अपर्दन से, और वो अपर्दन किसके द्वारा हो रहा है? नदियों के द्वारा। जब नदियां लगातार किसी उठी हुई भूमि को अपर्दन कर रही हैं, उसके ऊपर से बहने की कोशिश कर रही हैं, तो उस भूमि को धीरे धीरे अपर्दित करती हैं, यानी घर्षण से उसके ऊपरी भाग को कैसा कर देती हैं? ख़त्म कर देती हैं। लगातार उसके ऊपरी भाग को छीलती रहती हैं नदियाँ, जिससे मैदान बन जाते हैं। ऐसे मैदानों को पेनी प्लेन या उपांत मैदान कहते हैं। उपांत मैदान या पेनी प्लेन एक ही बात है। हिंदी में संप्राय या उपांत कहते हैं, इंग्लिश में पेनी प्लेन कहते हैं। तो परीक्षा के लिए प्रश्न है कि पेनी प्लेन या उपांत मैदानों का निर्माण कौन करता है? तो आप कहेंगे नदियाँ। उपांत मैदानों का निर्माण नदियों ने किया। नदियों ने क्या किया? आदिकाल से नदियाँ किसी पर्वतीय क्षेत्र पर या उठे हुए भागों पर बह रही थीं, धीरे धीरे उठा हुआ भाग घिसती चली गई और एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो फ्लैट हो गए, तो मैदान बन गए। भारत में बहुत अच्छा उदाहरण है अरावली पर्वत के नीचे पाए जाने वाला मैदान। अरावली पर्वत के चारों तरफ जो मैदान आपको दिखाई देता है, एक समय ऐसा था ये अरावली पर्वत बहुत बड़ा और विस्तृत क्षेत्र में फैला था। नदियों ने अरावली पर्वत को छांट छांट कर, काट काट कर वो मैदान बना दिया। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है भारत में। पेनी प्लेन का बेस्ट उदाहरण है अरावली के पर्वत के आसपास का मैदान, पेनी प्लेन कहलाता है। तो पेनी प्लेन किसने बनाया? नदियों द्वारा। अगला है चूना मैदान, जिसे कार्स्ट प्लेन कहते हैं। कार्स्ट प्लेन यानी चूने के मैदान। क्या होता है? हम जानते हैं पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़े भूभागों पर चूने की नरम चट्टानें पाई जाती हैं। चूने की चट्टानों को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट चूने की चट्टानें हैं। जब भी कभी हमें चूना प्राप्त करना होता है तो ज़मीन में चूना किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। वही कैल्शियम कार्बोनेट ही डोलोमाइट है, वो कुछ और नहीं, उसी को डोलोमाइट कह दिया जाता है। तो इस तरह से ये चूने के जो जिन रूपों में, जिन आपके मिश्रण के फॉर्म में या जिन कंपाउंड के फॉर्म में चूना मिलता है, तो उसमें से एक है कैल्शियम कार्बोनेट। हम जानते हैं जितने भी मेटल हैं इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट भी क्षारीय प्रवृत्ति का है। तो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड पाए जाते हैं, उनमें से एक चूने के ऑक्साइड हैं, और चूने के ऑक्साइड बहुत नरम होते हैं। जब उनके ऊपर पानी बहता है, बारिश का पानी आया और उसके ऊपर से निकल गया, नतीजा क्या होता है कि जो चूने की चट्टानें थोड़ी उठी हुई थीं, उनको घिस घिस के बहते हुए पानी ने, कौन से पानी ने? बारिश के बहते हुए पानी ने। अथवा जब कभी कहीं से कोई झरना निकलता है, तो झरना भी अगर उस जगह से गुजर जाए चूने के क्षेत्रों से, तो लगातार उसको घिस घिस के उस पहाड़ी को ख़त्म कर देता है। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब चूने के बड़े बड़े मैदान बन जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं कास्ट प्लेन। तो कास्ट प्लेन का निर्माण कौन करता है? बहता हुआ पानी, मुख्य रूप से बारिश का पानी, ये कास्ट मैदान का निर्माण करता है। इसके बाद अब आता है हिमानियों द्वारा बने हुए मैदान। हिमानियाँ पर्वतों के ऊपर होती हैं, ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं। जब कभी ठंडे इलाकों के ग्लेशियर पिघलते हैं या गति उनमें भी होती है, धीरे धीरे करके आगे खिसकते हैं, तो आगे खिसकेंगे। अब जरा सोचिए, बर्फ़ की मोटी चादर बहुत बड़े आकार के साथ जब आगे बढ़ेगी, तो नीचे की ज़मीन जो होगी जिसके ऊपर वो चल रही होगी, तो नीचे की ज़मीन में दबी हुई चट्टानें, मिट्टी, पत्थर इत्यादि को खुरचने का काम करेगी। तो बहते हुए ग्लेशियर अपने बेस में, आधार में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, चट्टानों को साथ में लेकर चलते हैं, खुरचते हैं। तो जब हिमानियाँ पहाड़ों पर उठे हुए भागों को खुरचना शुरू करती हैं, तो उठे हुए भाग मैदान में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे मैदानों को ग्लेशियल प्लेन कहा जाता है।
हिमानी द्वारा निर्मित मैदान कहे जाते हैं ये, इनको ग्लेशियल प्लेन कहा जाता है। अब स्वाभाविक है, ग्लेशियल प्लेन का अगर उदाहरण आपको देना हो तो कहाँ होंगे ग्लेशियल प्लेन? जहाँ हिमानी ज़्यादा होंगी। भारत में ग्लेशियल प्लेन प्रायः नहीं पाए जाते, क्योंकि भारत में हिमालय बहुत ऊंचा है और हिमालय के ऊपर से हिमानियों के उतरने से कोई मैदान ऐसे नहीं बनते। ये ज़्यादातर पाए जाते हैं वहाँ जहाँ ठंडे इलाके होते हैं और जहाँ निचले भागों में ही बर्फ़ पाई जाती है। अब चूँकि हिमालय हमारा पूरा तो जमा हुआ है नहीं, निचले भाग तो जमे हुए हैं नहीं, निचले भाग पूरे नहीं जमे हैं हिमालय के। निचले भागों में तो बाकायदा कंकड़ पत्थर मिट्टी दिखते हैं, ऊंचे भागों पर बर्फ़ पाई जाती है। नतीजा ये होता है कि हमारे यहाँ प्लेन बन ही नहीं पाते हिमानी द्वारा। लेकिन ये सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं? यूरोप में, विशेष रूप से नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये वो क्षेत्र हैं, या फिर कनाडा या ग्रीनलैंड, अमेरिका, यहाँ पर इस टाइप के मैदान पाए जाते हैं, ग्लेशियल द्वारा बने मैदान। अगर चूना पत्थर के मैदान की बात करें तो भारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चित्रकूट। चित्रकूट सबसे अच्छा उदाहरण है कास्ट मैदान का, क्योंकि चित्रकूट पूरा चूने के पत्थर पर निर्मित है। पूरा का पूरा चित्रकूट आप खुदाई करेंगे फट से चूना निकल आता है, तो चूने के पत्थर पर ही पूरा चित्रकूट बसा हुआ है। तो चित्रकूट का मैदान कास्ट मैदान का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद अगले दौर में आता है अब मरुस्थलीय मैदान, अर्थात डेजर्ट में बने हुए मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बने हुए मैदान। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में मैदान कैसे बनते हैं? मैदान मरुस्थलीय क्षेत्र में जो टीले होते हैं, उन टीलों को बहने वाली गर्म हवाएं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब हवाएं चलती हैं तो वो सूखी होने के साथ साथ उनकी एक विशेषता और होती है, उनमें रेतीले कण भी साथ में उड़ते हैं। तो जब रेतीले कण उड़ेंगे तो रेतीले कण जब हमारे बदन पर चिपक जाएं तो कैसा इरिटेशन पैदा करते हैं। वही रेतीले कण जब उठे हुए भागों को लगातार घर्षित करते हैं तो उठे हुए भाग धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाते हैं और वो प्लेन में बदल जाते हैं। उन्हीं को कहते हैं डेजर्ट प्लेन। जैसे थार मरुस्थल डेजर्ट प्लेन का सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत में जो थार मरुस्थल का, थार का जो मैदान है वो डेजर्ट प्लेन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐसे ही सहारा मरुस्थल में बहुत सारे मैदान पाए जाते हैं जहाँ तेज़ सूखी हवाओं के चलने से बड़े बड़े मैदान बन जाते हैं। इन्हें वो कहते हैं मरुस्थलीय मैदान। इसके बाद तीसरे प्रकार के मैदान जिन्हें निक्षेपणात्मक यानी डिपोजिशनल प्लेन कहते हैं। डिपोजिशनल प्लेन, अब देखा आपने ये चार प्रकार के जो मैदान बने, इनमें क्या हुआ? इनमें मिट्टी को खुरचा गया, मिट्टी को निकाला गया, ऊपरी उठे हुए भागों को छांटने का काम किया गया। तो जो मिट्टी निकाली गई उसे निकाला किसने? या तो बहते हुए पानी ने, या चलती हुई हिमानी ने, या तेज चलने वाली हवाओं ने। तो जब वो अपने साथ बहाकर ले गए जिस मटेरियल को, उसे कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेंगे ना, कहीं ना कहीं तो निक्षेपित करेंगे। इसीलिए निक्षेपण से भी मैदान बन जाएंगे। स्वाभाविक है, चाहे बहता हुआ पानी हो अथवा उतरती हुई हिमानी हो अथवा मरुस्थलों में बहने वाली हवाएं हों, जब अपने साथ मटेरियल को लाएंगी तो ये उस क्षेत्र में इकट्ठा करती हैं जहां लो प्रेशर जोन होते हैं और अक्सर गड्ढे पाए जाते हैं। तो गड्ढों में ले जाकर उस चीज़ को उड़ेल देते हैं, तो वहाँ गड्ढे भी मैदान में बदल जाते हैं। ऐसे मैदानों को निक्षेपणात्मक मैदान कहते हैं। ऐसे ही निक्षेपणात्मक मैदानों के उदाहरण हैं, नंबर 1 जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा पर्वतों से लाई गई मिट्टी को बिछाने से बने मैदान हैं। जब नदियां पर्वतों से उतरती हैं तो अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, चट्टानें, बोल्डर बहुत सारे लेकर आती हैं। जब नदी ऊपर से उतरती है तो पहाड़ों पर पाई जाने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों को उखाड़ देती हैं, और चट्टानें जब उखड़ के नीचे गिरती हैं तो टुकड़े हो जाते हैं उनके। जब वो टुकड़े आगे चलकर लुढ़कते हैं तो वो गोल गोल आकार बना लेते हैं, जिन्हें हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? शंकर जी के क्या बोलते हैं? अभी भगवान राम का जो मंदिर बनाया गया वो कहाँ से लाया गया? नेपाल में गंडक नदी से। तो क्या बोलते हैं उनको? कौन सी शिला? शालिग्राम। शालिग्राम पत्थर किसे कहते हैं? घिसे हुए चिकने पत्थरों को,
काले रंग के होते हैं, वो शालिग्राम पत्थर कहलाते हैं। उन्हीं को हम लोग शिवलिंग के तौर पर पूजा करना शुरू कर देते हैं मंदिरों में रख के। ऐसे ही शालिग्राम पत्थर जो हैं वो नदियों द्वारा, जब ऊपर से नदियाँ उतरती हैं तो वो जो चट्टानों को नीचे गिराती हैं, चट्टानें टूटती हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो पत्थर इतने बड़े भी हो सकते हैं, वो इतने बड़े भी हो सकते हैं, वो इतने बड़े भी हो सकते हैं। यही शालिग्राम पत्थर आगे जब बढ़ते हैं तो इन्हीं पत्थरों में एक स्थिति ऐसी आती है, पर्वत के जस्ट नीचे पहुंचते हैं तो वहाँ पत्थर ही पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं और नदी उनके नीचे बहती है, नदी दिखाई नहीं देती। जिन भागों में नदी दिखाई नहीं देती उन भागों को कहते हैं भाबर। भाबर पर्वतों के जस्ट नीचे पाए जाने वाले वो मैदान हैं, वो जलोढ़ मैदान हैं जहाँ केवल पत्थर ही पत्थर दिखते हैं, नदी बहती हुई दिखती ही नहीं। ऐसे भागों को भाबर कहा जाता है। ये भाबर जलोढ़ मैदान है जो सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं, पर्वतों के जस्ट निचले भागों में। जहाँ वो मैदानों में नदियाँ उतरना चाहती हैं, वहीं पर्वत और मैदान के मिलन स्थल पर वहाँ भाबर पाए जाते हैं। जब यही आगे और बढ़ती हैं नदियाँ तो आगे चलकर ये नदियाँ फिर तराई के मैदानों में निकल आती हैं ऊपर। जहाँ वो तराई के मैदान कहलाते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी घास, अच्छे काई जमी होती है, चारों तरफ दलदल जैसा भूमि होती है, वो तराई के मैदान होते हैं। तो ज़्यादातर तराई के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में, नेपाल में तराई के मैदान मिलते हैं, वहाँ नदियाँ निकल के बाहर आ जाती हैं। और अगर आप कभी जम्मू कश्मीर के पास हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर जो नदियाँ बह रही हैं वहाँ पर आपको भाबर के मैदान बहुत मिलेंगे। उत्तराखंड के ऊंचे भागों में भी भाबर के मैदान पाए जाते हैं। तो जैसे कभी आप शिमला से मनाली जाइए तो रास्ते भर आपको व्यास और आपकी ये रावी और व्यास, ये दोनों नदियाँ मिलेंगी। इनके भाबर के मैदान पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। वहाँ आपको लगेगा, वहाँ लिखा रहेगा व्यास नदी, लेकिन नदी दिखाई नहीं देगी। काय की नदी जब दिखाई नहीं दे रही तो? लेकिन वो नदी अगर पत्थर हटाओगे तो दिखाई देने लगेगी नीचे बह रही है। पत्थरों को हटाने से नीचे पानी दिखाई देता है। उन भागों को कहते हैं भाबर। और जब यही नदी मैदानी क्षेत्रों में उतरती है, निचले मैदानों में उतरती है, तो निचले मैदानों में उतरकर अपने साथ लाई गई गाद मिट्टी को बिछाना शुरू करती है। तो नदी अपने जस्ट बाजू में गाद मिट्टी को जब बिछाती है, ये नदी बह रही है, ये नदी की धारा है, तो ये अपने इधर भी बिछाएगी, इधर भी बिछाएगी मिट्टी। तो दोनों तरफ 5 से 8 किलोमीटर तक जो मिट्टी बिछाई जाती है नदी द्वारा, उस भाग को कहते हैं खादर। और उससे और ऊपर वाले भागों को, 50 किलोमीटर तक के भागों को कहते हैं बांगर। समझ में आई बात? मतलब ये हुआ कि अगर भोपाल में कोई नदी यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है तो भोपाल क्षेत्र काहे में आएगा? खादर में आएगा। और अगर भोपाल से कोई नदी 20 किलोमीटर दूर है तो भोपाल क्षेत्र की मिट्टी बांगर कहलाएगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये तीनों प्रकार की मिट्टियाँ, भाबर, खादर और बांगर, ये तीनों जलोढ़ मैदान बनाती हैं। जलोढ़ मैदान 3 प्रकार के होते हैं। नदियों के ऊपरी भागों में भाबर पाए जाते हैं, मैदानों में खादर पाए जाते हैं, और नदी के आसपास के क्षेत्र खादर हैं और दूर के क्षेत्रों को बांगर कहा जाता है। इस तरह से ये जलोढ़ मैदान नदियाँ बनाती हैं। फिर इसके बाद हिमानी द्वारा जो मैदान बनते हैं उनको अपोड़ मैदान कहते हैं। इंग्लिश में ड्रिफ्ट प्लेन के नाम से जाना जाता है। जब हिमानी नीचे उतरती हैं तो अपने साथ बहुत सारा गाद मिट्टी लेकर आती हैं, और वही गाद मिट्टी लेकर आती हैं उन्हें निचले मैदानी भागों में जहां गड्ढे होते हैं वहां पर डिपॉजिट करती चली जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब उन्हीं वो गड्ढे मैदान का रूप ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर भराव हो जाता है। हिमानी द्वारा जब हिमानी नीचे उतरती है तो वो 2 काम करती है। एक तो मिट्टी पत्थर को खुरचने का काम करती है, और दूसरा जब ताकत लगाएगी हिमानी, उसकी ऊर्जा का लॉस होगा तो धीरे धीरे करके हिमानी पिघलती भी जाएगी। तो हिमानी पिघलेगी तो पानी छोड़ती चली जाएगी, वही पानी आगे बहकर नदी का रूप ले लेता है, और साथ में लाई हुई गाद मिट्टी इत्यादि ऊपरी भागों में जमा हो जाती है गड्ढों में, तो वहाँ मैदान बन जाते हैं। इस तरह से इनको कहा जाता है हिमानी द्वारा निर्मित मैदान, जिन्हें ड्रिफ्ट प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो हिमानी अक्सर जो मैदान बनाती हैं, ये मैदान अपने साथ लाई हुई मिट्टी को जमा करने से मैदान बनाती हैं। ये मैदान बहुत सारे पाए जाते हैं, कनाडा में, अमेरिका में ऐसे मैदान पाए जाते हैं। इसके साथ ही फिर आती हैं झील द्वारा निर्मित मैदान, जिन्हें लैकस्ट्रीन प्लेन के नाम से जाना जाता है। झीलें भी मैदान बनाती हैं। झीलें कैसे मैदान बनाएंगी? अगर किसी झील में कोई नदी आकर गिर रही है तो क्या होगा? नदी अपने साथ कुछ ना कुछ मटेरियल बहा कर लाएगी,
और वो मटेरियल बहाकर लाएगी तो झील में डिपॉजिट कर देगी। उसके बाद झील से नदी निकल भी सकती है, जैसे बूलर झील। बूलर झील में आके कौन सी नदी गिरती है? झेलम। झेलम नदी बूलर झील में गिरती है और बूलर झील में गिर के फिर वापस निकल जाती है। तो अपने साथ मटेरियल जो पहाड़ों से लेकर आएगी वो बूलर झील में जमा करेगी ना। तो एक समय स्थिति ऐसी आएगी कि बूलर झील का जो बॉटम है वहाँ गाद मिट्टी इकट्ठी होती चली जाएगी। धीरे धीरे बूलर झील छिछली हो जाएगी, शैलो हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा बूलर झील पूरा मैदान में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से नदियाँ जब अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं तो वो मिट्टी झील में डिपॉजिट करती चली जाती हैं और कुछ समय बाद जब वो झील पूरी तरह से भर जाती है तो उसमें पानी ख़त्म हो जाता है और मैदान में कन्वर्ट हो जाती है। उन्हीं को लेकस्ट्रेन प्लेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला है लावा निर्मित मैदान। लावा निर्मित मैदान लावा के बिछने से बने। जब लावा ने ऊपर मैग्मा ऊपर आया और वो बहुत अधिक थिन मैग्मा था जो प्रायः मिनरल से मिलकर बना था, ऐसा लावा जब फैल गया ज़मीन के ऊपर चारों तरफ तो कौन सा लावा कहलाया? वो शील्ड लावा। शील्ड लावा कहलाया। शील्ड वॉल्केनो बने। तो जब शील्ड वॉल्केनो बन जाते हैं, चारों तरफ वो मटेरियल छा जाता है और बाद में ठंडा हो जाता है तो वहाँ मैदान बन जाते हैं। ऐसे मैदानों को लावा मैदान कहा जाता है। लावा निर्मित मैदान का सबसे अच्छा उदाहरण है भारत का दक्षिण भारत का पठार, या दूसरे शब्दों में दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है भारत में वो पूरा का पूरा लावा निर्मित है, या इंडियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रायद्वीप पूरा लावा निर्मित है, बसाल्ट चट्टानों से बना है, इसलिए वो लावा निर्मित मैदान का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद फिर अगला आता है हवा द्वारा निर्मित। जब तेज हवाएं मरुस्थलीय क्षेत्रों में आगे चलती हैं तो वो क्या करती हैं? अपने साथ बहुत सारा गाद मिट्टी इत्यादि बहाकर ले जाती हैं। वो गाद तो नहीं होती, सूखी मिट्टी होती है या रेतीले कण होते हैं। उनको जब अपने साथ बहाकर ले जाती हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं निचले भागों में डिपॉजिट कर देती हैं और वही निचले भागों में डिपॉजिट होने के बाद वो बड़े बड़े मैदानों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे मैदानों को लोएस मैदान कहा जाता है, लोएस प्लेन कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है लोएस प्लेन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे रेगिस्तानी इलाकों में। रेगिस्तानी इलाकों में अथवा रेगिस्तानी इलाकों के आसपास लोएस प्लेन पाए जाते हैं। जैसे चाइना में ऊपर मंगोलिया है, मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल से जब हवाएं, तेज हवाएं आगे की ओर बढ़ती हैं और चाइना में प्रवेश करती हैं तो बहुत सारा रेत बहाकर लाती हैं और उत्तरी चाइना के बॉर्डर पर जगह जगह बड़े बड़े मैदान बना दिए उन्होंने। वो लोएस के मैदान है, इसीलिए उत्तरी चाइना बंजर है, वहाँ कुछ भी पैदावार नहीं होती क्योंकि वहाँ केवल रेत ही रेत के मैदान पड़े हुए हैं। चाइना की भूमि मैक्सिमम बंजर है, लेकिन विद्यार्थियों इसके बावजूद भी चाइना दुनिया का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है ना? आश्चर्य की बात। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, पूरे विश्व में जितनी भूमि है उस भूमि में से मैक्सिमम भूमि अगर एरेबल है, कृषि योग्य है, तो वो अमेरिका और इंडिया के पास है। अमेरिका के पास, अमेरिका का क्षेत्रफल कितना? लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर। 96 लाख वर्ग किलोमीटर में से 160 मिलियन हेक्टेयर भूमि अमेरिका की ऐसी है जो एरेबल है, यानी कृषि योग्य है। 160 का मतलब हो गया लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने में से? 96 में से 16। अब आप बताइए कितने परसेंट हुआ? 96 में से 16 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि एरेबल है, तो कितने परसेंट भूमि एरेबल है अमेरिका की? 20% से भी कम, लगभग 17% कह सकते हो आप। ठीक है, अगर आप 16 का पहाड़ा पढ़ें, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, तो 1/6 भूमि, 1/6 मतलब 17%। तो केवल अमेरिका की 17% भूमि ही एरेबल है, यानी कृषि योग्य है। शेष 83% भूमि कृषि योग्य नहीं है अमेरिका की। तो केवल और केवल 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है अमेरिका में जो जिस पर कृषि की जाती है, और भारत में भी लगभग इतना ही है। दूसरे नंबर पर भारत आता है, थोड़ा मोड़ा कम कर दो, उसमें से 1-2 लाख वर्ग किलोमीटर कम कर दो, तो भारत में जो एरेबल लैंड है वो 155 से 160 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है।
और 155 से 160 मिलियन हेक्टेयर लगभग कितना होता है, वही 15 लाख वर्ग किलोमीटर या 16 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच में। तो भारत की कुल क्षेत्रफल भारत का 32,87,000 है, उसका लगभग 48 से 49% भाग एरेबल है। ये भारत में एक तरह से देखा जाए तो भारत के लिए बहुत बड़ा वरदान है। जिस देश की आधी भूमि एरेबल हो, कृषि योग्य हो, उसे कितना उत्पादन करना चाहिए। अमेरिका केवल 17% में लगभग भारत जैसा उत्पादन कर देता है। और चाइना के पास देखो, सबसे नंबर 1 पर अमेरिका आया एरेबल लैंड में, नंबर 2 पर इंडिया आया और तीसरे नंबर पर रशिया है। लगभग 122 मिलियन हेक्टेयर भूमि। 122 मिलियन हेक्टेयर का मतलब होता है 12 लाख वर्ग किलोमीटर। 12 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ रशिया तीसरे स्थान पर है और चाइना 110 मिलियन हेक्टेयर यानी लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि है चाइना के पास जो एरेबल है। इंडिया के पास 160, चाइना के पास 110 और चाइना का अनाज उत्पादन भारत से 2 गुने से भी ज़्यादा है, 2 गुने से भी ज़्यादा है। भूमि भारत से कम है और उत्पादन 2 गुने से ज़्यादा है। पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन चाइना करता है, जबकि भूमि बहुत कम है। चाइना का क्षेत्रफल लगभग अमेरिका के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी 95 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है चाइना का। और इतने बड़े क्षेत्र पे अमेरिका का लगभग 92 या 94 है और इसका 95-96 चाइना का है, लगभग बराबर हैं दोनों। तो इतने में से केवल 11 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर ही कृषि होती है और उस 11 लाख में से 5 लाख वर्ग किलोमीटर अकेला पीली नदी का मैदान है, जो कि दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान है। आपको पता है हमारे यहाँ चावल और गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता कितनी है? हमारे देश में 1 हेक्टेयर में चावल का उत्पादन लगभग 2.5 क्विंटल होता है। लगभग हमारे यहाँ जो हेक्टेयर उत्पादन है वो 2.5 क्विंटल यानी 2400 किलोग्राम। और गेहूं का उत्पादन हमारे यहाँ जो है एवरेज वो है लगभग 3000 किलोग्राम। 2400 2.5 क्विंटल नहीं, सॉरी, कितना, 24 क्विंटल। 24 क्विंटल यानी 2400 किलो। और हमारे भारत में 1 हेक्टेयर में चावल का जो उत्पादन होता है वो 2400 से 2500, आप एक अनुमान रखें, 2,500 किलो। 2,500 किलो मतलब कितना हो गया, 25 क्विंटल, ठीक है। 1 क्विंटल में होता है 100 किलो, तो 2,500 किलो में 25 क्विंटल। तो भारत में 1 हेक्टेयर भूमि में औसतन 25 क्विंटल चावल उत्पन्न होता है। जबकि गेहूं की बात करें तो सबसे ज़्यादा गेहूं ही उत्पादित होता है, लगभग 3,000 किलोग्राम यानी 30 क्विंटल गेहूं पैदा होता है भारत में 1 हेक्टेयर भूमि में। अगर हम इसी की तुलना चाइना से करें तो चाइना में 1 हेक्टेयर भूमि में औसतन 5,000 किलोग्राम चावल पैदा होता है। और अगर गेहूं की बात करें तो वहाँ लगभग 6,700 किलोग्राम गेहूं पैदा होता है 1 हेक्टेयर भूमि में, यानी हमसे 2 गुने से ज़्यादा वहाँ अनाज इसीलिए उत्पन्न होता है। उसका कारण यही है कि वहाँ पीली नदी का जो मैदान है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और साथ में चाइना के पास अपनी टेक्निक भी है। वहाँ के किसान हैं भारत की तुलना में ज़्यादा हाई टेक हैं, तो वो ज़्यादा उत्पादन कर पाते हैं। हमारे किसान अभी उतने हाई टेक नहीं हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश चाइना है, जबकि उसके पास एरेबल लैंड की कमी है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड है। और यदि ये बात की जाए कि किसी देश का सबसे ज़्यादा प्रतिशत भाग एरेबल कहाँ है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में 59% भूमि एरेबल है। 59% भूमि पर एग्रीकल्चर होता है। तो सब परसेंटेज के हिसाब से मोस्ट एरेबल लैंड वाला अगर देश कोई है तो वो बांग्लादेश है। तो ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांग्लादेश की ज़मीन भी अच्छी खासी फर्टाइल है और वहाँ पर बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी का आधार ही वहाँ की ज़मीन की फर्टिलिटी है, वहाँ होने वाला उत्पादन है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, मैदान पूरी दुनिया में बने हुए हैं और उसी हिसाब से उनकी फर्टिलिटी चेक की जाती है। तो हमने सारे मैदान पढ़ने की कोशिश की। अब अगली कड़ी में हम पढ़ते हैं वो मैदान जो ग्रासलैंड कहलाते हैं। पूरी विश्व में सबसे बड़े ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं, आइए अगले हम देखते हैं इसको।
तो विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं पूरे विश्व में कहाँ कहाँ घास के बड़े मैदान पाए जाते हैं। और ये घास के मैदान बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछ ही लिए जाते हैं। लेकिन इनमें कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, बस वो चीज़ आपको समझनी है। तो आइए सबसे पहले घास के मैदानों की बात करें। घास के मैदान दो प्रकार के हैं, एक कहलाते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरे कहलाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वो हैं जो कर्क और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच में पाए जाने वाले सभी घास के मैदानों को हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। हिंदी में कहेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। इनके ऊपर जो पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से ग्रासलैंड कहाँ हैं, आइए देखते हैं एक नज़र। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ है, कर्क और मकर रेखा के बीच में। इनमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊपर वेनेजुएला, कंबोडिया, इसके आसपास जो पाए जाते हैं, यहाँ इस क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, इनको कहते हैं लानोज। ये ग्रासलैंड, इनको कहते हैं लानोज, LIA, लियानोज, इनको लियानोज बोला जाता है। हम लोग सामान्य भाषा में लानोज कह देते हैं, लेकिन सही मायने में इनका स्पेलिंग है लियानोज, है ना। तो आप भले ही लानोज याद रखो, याद ही तो रखना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पेलिंग से। तो ये लानोज के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, वेनेजुएला, सबसे ज़्यादा प्रमुख है वेनेजुएला का क्षेत्र। वेनेजुएला, कंबोडिया, ये आसपास के क्षेत्र, यहाँ लानोज घास के मैदान हैं। दूसरे घास के मैदान हैं ब्राज़ील हाईलैंड। ब्राज़ील हाईलैंड की भूमि पर यहाँ दो प्रकार के मैदान पाए जाते हैं, एक कहलाते हैं सेल्वास और दूसरे कहलाते हैं कैंपास। कैंपोज और सेल्वास, तो दोनों में क्या अंतर है। कैंपोज ये कहलाते हैं जो उच्च भूमि में पाए जाते हैं। कैंपोज, हम लोग इसे कैंपास भी कह देते हैं, कैंपोज या कैंपास कह देते हैं। ये पाए जाते हैं ब्राज़ील की उच्च भूमि में, यानी ये वाले, इनको कहेंगे कैंपोज। और जो निचले भागों में यहाँ जो पाए जाते हैं, इनको कहते हैं सेल्वास। ये कहलाते हैं सेल्वास। और जो सबसे नीचे पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, इन्हें कहते हैं हम पैम्पास। ये कहलाते हैं पैम्पास। ये कहलाते हैं पैम्पास। तो कितने प्रकार के हो गए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 4 प्रकार के ग्रासलैंड पाए जाते हैं, लानोस, कैंपास, सेल्वास, पैम्पास। क्लियर हुआ, लानोस, कैंपास, सेल्वास, पैम्पास। तो परीक्षा के लिए प्रश्न है कि अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, पैम्पास। ब्राज़ील की उच्च भूमि पर कैंपोज, कैंपोज को आप कैंपास कह सकते हो। ब्राज़ील की घाटी में सेल्वास, घाटी में सेल्वास, उच्च भूमि यानी हाईलैंड में कैंपास और अर्जेंटीना में पैम्पास, सबसे ऊपर लानोज। इस तरह से 4 प्रकार के घास के मैदान, ये बड़े इंपॉर्टेंट घास के मैदान हैं और इन चारों को ही हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से ये चारों जाने जाते हैं। इसी तरह से अफ्रीका में जो घास के सबसे बड़े मैदान हैं उन्हें कहते हैं सवाना। सवाना घास के मैदान, ये सवाना घास के मैदान है, आप देख रहे हैं ये सवाना लिखा हुआ है। सवाना जब भी नाम आए तो आपके दिमाग में सूडान आना चाहिए। सूडान में जो घास के मैदान है वो सवाना घास के मैदान है। दुनिया की सबसे लंबी घास यही होती है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से घास के मैदान सबसे
ऊंचे होते हैं, या कौन से ऐसे मैदान है घास के जहां सबसे ऊंची घास पाई जाती है, तो आप कहेंगे सवाना। ये इसको कैसे याद रखेंगे? अफ्रीका के जंगलों में जिराफ पाया जाता है, जिराफ सबसे ऊंचा होता है। जब जिराफ इन घास के मैदानों में घास चरता है या इनमें छुपता है तो उसकी गर्दन नहीं छुपती, बस बाकी पूरा शरीर छुप जाता है। इसका मतलब ये घास कितनी ऊंची होनी चाहिए? 3 से 4 मीटर तक ऊंची होती है ये घास, 3 से 4 मीटर। एक इंसान का शरीर 2 मीटर का भी नहीं होता, और ये घास 3 से 4 मीटर ऊंची होती है। तो जिराफ की गर्दन को छोड़कर पूरे धड़ को छुपा लेती है, इसमें इतनी क्षमता है। सबसे मोटी घास होती है, सबसे ऊंची घास होती है, और किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जहां वर्षा कम होती है। ये प्रायः 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में, 100 भी नहीं, 75 तक, 50 से 75 तक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये सूडान इसके लिए बहुत फेमस है। तो इस तरह की जलवायु जहाँ जहाँ होगी वहाँ सवाना घास मिल जाएगी। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वर्षा कम होती है। दुनिया का सबसे ज़्यादा वाष्पीकृत अगर क्षेत्र कोई है तो वो 20 डिग्री अक्षांश के आसपास का है, चाहे वो उत्तरी अक्षांश हो अथवा दक्षिणी अक्षांश हो। दोनों ही वो भाग हैं जहाँ सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, इसीलिए ये शुष्क क्षेत्र कहलाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण होता है लेकिन वर्षा कम पाई जाती है, और इसी क्षेत्र में सवाना घास के मैदान मिलते हैं। तो ये सवाना घास के मैदानों के लिए फेमस है अफ्रीका। इसके अलावा अब बात आती है, ये पूरे हो गए कौन से? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम से। कौन कौन से ग्रासलैंड जानोगे? अब आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कौन कौन से आएंगे, तो ट्रॉपिकल में कौन कौन से आएंगे? सवाना, नंबर 1 सवाना, नंबर 2 लानोस, नंबर 3 कैंपास, नंबर 4 सेल्वास। वैसे यहाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं, कैंपास को दोनों जगह काउंट किया जाता है क्योंकि इसके कुछ भाग देखो नीचे हैं, नीचे शीतोष्ण कटिबंध चालू हो जाएगा, टेम्परेट जोन चालू हो जाएगा, इसलिए कैंपास को टेम्परेट में भी पढ़ा जाता है और टॉरिड यानी ट्रॉपिकल में भी पढ़ा जाता है, दोनों जगह पढ़ा जाता है। तो लेकिन इसका एक बड़ा भाग टेम्परेट में आता है, इसलिए हम इसको अगर टेम्परेट में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर है? तो पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टेम्परेट घास के मैदान कौन से हैं, तो आप कौन से कहोगे? पैम्पास। क्लियर है? समझ में आई बात? इसका कुछ भाग पाया जाता है ऊपर लेकिन मैक्सिमम भाग नीचे है, तो इसलिए हम इसे टेम्परेट घास के मैदान में ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? ठीक है। अब टेम्परेट घास के मैदान में के बाद हम आगे ट्रॉपिकल के आगे निकलते हैं तो टेम्परेट घास के मैदान पढ़ते हैं। तो टेम्परेट घास के मैदान यानी मकर रेखा के नीचे और कर्क रेखा के ऊपर। यहाँ एक चीज़ और देखिए आप कि इस बीच में एक मैदान और मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पर डाउन्स के मैदान। यहाँ देखो ये सवाना लिखा हुआ है, तो सवाना जैसा जलवायु होने के कारण सवाना के मैदान भी बोलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम है डाउन्स के मैदान। तो डाउन्स के जो मैदान होते हैं वो देखिए आप, ये ऊपरी भाग में भी हैं और थोड़े से निचले भाग में भी हैं। ऊपरी भाग में जो डाउन्स के मैदान हैं ये इसी भाग में आएंगे। अगर ऊपरी भाग के हैं तो वो कहलाएंगे ट्रॉपिकल के, और निचले भाग के हैं तो वो कहलाएंगे टेम्परेट के। ठीक? तो निचले भाग में भी हैं डाउन्स और ऊपर वाले भाग में भी हैं, लेकिन ऊपर वाले भाग में इनको डाउन्स ना कह के इनको सवाना कहा गया है, क्योंकि सवाना जैसी जलवायु यहाँ पाई जाती है और वैसी बड़ी बड़ी घास है, इसलिए सवाना से मिलती जुलती घास होने के कारण इसको सवाना कह दिया है। तो फिर नीचे वाले डाउन्स हो जाएंगे। अगर नीचे वाले डाउन्स हो जाएंगे तो वो टेम्परेट वाली घास के मैदान कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार ऊपर देखिए कर्क रेखा के ऊपर ये जितने भी मध्य क्षेत्र में हैं ये स्टेपीज कहलाते हैं। स्टेपी घास के मैदान, ये छोटी घास का मैदान है। दुनिया में सबसे बड़े घास के मैदान स्टेपी, सबसे बड़े घास के मैदान स्टेपी, सबसे बड़े मैदान मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़ी घास का मैदान सवाना। दोनों में अंतर समझ में आया? सबसे बड़ी घास का मैदान सवाना और सबसे बड़े क्षेत्र पर पाए जाने वाले मैदान स्टेपी, जो सबसे छोटी घास के हैं। क्लियर हुआ? वहाँ सबसे छोटी घास लगती है, छोटी घास को स्टेपी कहा जाता है। तो ये यूरेशियन क्षेत्र में पाई जाती है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूरेशिया में।
यूरेशिया मतलब यूरोप के मैदानों में भी और एशिया के मैदानों में भी, और मिड कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। क्लियर हुआ? ये सबसे बड़े घास के मैदान हैं। ठीक है, क्लियर है ना? इसके बाद आप देखिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आइए। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में क्या है? यहां पर ये जो घास के मैदान है इसको क्या बोल रहे हैं? प्रेरी, प्रेरीज। तो ये प्रेरीज घास के मैदान ये क्या हैं? ये स्टेपी जैसे ही हैं, इसी के जैसा स्वभाव है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है स्टेपी घास के मैदानों को उत्तर अमेरिका में क्या कहते हैं? प्रेरीज। स्टेपी घास के मैदानों का ही नाम प्रेरीज है, उन्हीं को उत्तर अमेरिका में प्रेरीज और यूरेशिया में स्टेपी कहा जाता है। तो ये भी छोटे घास के मैदान हैं। क्लियर हुआ? तो प्रेरीज, स्टेपीज ये कैसे कहलाएंगे? टेम्परेट जोन के मैदान हैं, टेम्परेट में पाए जाने वाले ग्रासलैंड है। तो टेम्परेट में कौन कौन से ग्रासलैंड हो गए? प्रेरीज, स्टेपीज, पैम्पास, डाउन्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक और है घास का मैदान जिसे कहते हैं कैंटरबरी। कैंटरबरी पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। ये न्यूजीलैंड में घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं कैंटरबरी। तो ये कौन से कहलाएंगे? ये भी शीतोष्ण कटिबंध के यानी टेम्परेट जोन के मैदान कहलाएंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम से कैंटरबरी भी जाने जाते हैं। तो ये कैंटरबरी भी आपको याद करना है। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड। डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। पैम्पास अर्जेंटीना। सेल्वास अमेजन की घाटी ब्राज़ील में। कैम्पास ब्राज़ील में हाईलैंड पर, उच्च भूमि पर। लानोस वेनेजुएला कंबोडिया में। प्रेरीज उत्तर अमेरिका में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में दोनों देश आ जाएंगे, अमेरिका भी आ जाएगा और ऊपर कनाडा भी आ जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका और कनाडा दोनों में प्रेरीज पाए जाते हैं। ये किस प्रजाति के होते हैं? स्टेपीज प्रजाति के होते हैं, छोटी घास के होते हैं। स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं? यूरेशिया में, यानी यूरोप में भी और एशिया में भी, दोनों जगह पाए जाते हैं स्टेपीज। सवाना कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, विशेष रूप से सूडान में। ये सबसे ऊंची घास के मैदान हैं और सबसे छोटी घास के मैदान स्टेपीज हैं। क्लियर हो गया? सारे घास के मैदान समझ में आ गए। एक घास के मैदान और हैं वेल्ड। वेल्ड पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका का ही एक देश है नीचे, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पाए जाते हैं वेल्ड। तो ये वेल्ड कैसे हो गए? वेल्ड निचले भागों में, ये थोड़ा सा नक्शे में सही नहीं दिया है, ये वास्तव में यहाँ पर है। तो ये हो गए शीतोष्ण यानी टेम्परेट जोन में पाए जाने वाले। तो टेम्परेट में मिलेंगे वेल्ड नीचे पाए जाने वाले, ऊपर मिलेंगे सवाना। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अफ्रीका में दो प्रकार के। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है? कौन से घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, उससे क्या करना है? मैच करना है, सुमेलित करना है। तो आपको यहाँ महाद्वीप के हिसाब से भी याद रखना है कि कौन से महाद्वीप में कौन से घास के मैदान। तो अफ्रीका महाद्वीप में सवाना और वेल्ड, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लानोस, कैम्पास, सेल्वास, पैम्पास, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में प्रेरीज, यूरोप और एशिया में स्टेपीज, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। क्लियर हुआ? ठीक। ऑस्ट्रेलिया में एक और घास के मैदान पाए जाते हैं, कहते हैं पोर्कलैंड। पोर्कलैंड घास के मैदान, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। अब इसके बाद आखिरी घास का मैदान जिसे कहते हैं टुंड्रा। टुंड्रा वनस्पति सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है। सबसे ऊपर कहाँ? जहाँ बर्फ जमी होती है ध्रुवीय क्षेत्र में, वहाँ टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। इसी प्रकार नीचे अंटार्कटिका के आसपास वहाँ टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो वहाँ कैसी वनस्पति? जहाँ बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, वहाँ क्या होता है? सिर्फ 2 महीने के लिए बर्फ थोड़ी हटती है। तो वहाँ उस समय 2 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मॉस और लाइकेन। ये काई के प्रकार हैं। काई जानते हो ना, पानी की काई जो जम जाती है हरे रंग की, उसको काई कहते हैं। ऐसी ही काई जैसा छोटा छोटा फंगस टाइप की बन जाती है, उसको कहते हैं मॉस और लाइकेन। ये 2
वनस्पतियां पाई जाती हैं टुंड्रा क्षेत्र में। तो इसीलिए टुंड्रा क्षेत्र के घास के मैदानों को किस वनस्पति के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे मॉस और लाइकेन। ठीक है, क्लियर हुआ? उनके पर्टिकुलर नाम नहीं है कि घास के मैदान को क्या नाम देंगे, उनको सिर्फ इतना ही बोला जाता है टुंड्रा घास के मैदान। टुंड्रा घास के मैदान जो कि मॉस और लाइकेन से बने होते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने लगभग सारे ग्रासलैंड पढ़ लिए। पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी मैदान हैं हमने आज उनका विस्तार से अध्ययन कर लिया। इतना अगर आप अध्ययन कर लेंगे तो मैं अपेक्षा करता हूं कि प्लेन से पूछा जाने वाला लगभग हर प्रश्न आपसे बनना चाहिए। जय हिंद।